सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है इन्फो एज इंडिया लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं उन सभी अपडेट्स का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इन्फो एज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, कंपनी ने अपनी Q3 के अर्निंग्स को रिपोर्ट कर दिया है, जहां पर अगर इसके नेट प्रॉफिट को हम देखें तो हमें 60% की जंप देखने को मिल रही है इस Q3 में। और वही इनके रेवेन्यू को देखें तो यहाँ पर ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है 15% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो नेट प्रॉफिट का जो एग्जैक्ट नंबर है इस बार वो 243 करोड़ का है इस Q3 में। और वही अगर हम बात करें कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बारे में तो वो 15% से ग्रो हुआ है और 722 करोड़ इस बार रिपोर्ट हुआ है, जो कि पिछले साल सिर्फ 627 करोड़ हमें देखने को मिल रहा था। तो दोनों पैरामीटर्स पे इस कंपनी के जो अर्निंग्स हैं वो डबल डिजिट से हमें ग्रो होती हुई नजर आई है। तो बेशक हम इसको एक अच्छा नंबर बोल सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों, कंपनी के बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है स्टॉक स्प्लिट। देखा जाए तो कंपनी के बोर्ड मीटिंग में प्रपोजल रखा गया था स्टॉक स्प्लिट का, और वो प्रपोजल भी कंपनी के बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है और 1:5 की रेशो में इस कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया है। इसका मतलब जिसके पास अगर 10 इक्विटी शेयर है इन्फो एज का, तो उसके बदले कंपनी आपको 50 इक्विटी शेयर देगी। बट नोट करना कि इससे आपका इन्वेस्टमेंट 5 गुना नहीं होने वाला है, इन्वेस्टमेंट आपका सेम रहेगा, बट आपके शेयर्स जो हैं वो मतलब बोल सकते हैं 1:5 के हिसाब से बढ़ जाएंगे। तो अगर आप इन्फो एज के शेयर होल्डर हैं तो बेशक ये सारी जो अपडेट्स हैं वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। और इस अपडेट के बेसिस पे हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों का परफॉर्मेंस मार्केट अच्छा दिखाते हुए नजर आए। बाकी ये किसी भी तरह का गारंटी नहीं है, आप खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस चाहो तो कर सकते हो। अब दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर ज्वाइन कर लो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कॉमेंट में दिख जाएगा। अब ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखो दोस्तों, मार्केट में चल रहा है एक बियर रन, और बियर रन में सब बोलते हैं बाय ऑन डिप करो, बाय ऑन डिप करो, बट एग्जैक्ट बाय ऑन डिप का कौन सा लेवल होना चाहिए वो सभी को नहीं पता होता। मेनली रिटेल इन्वेस्टर्स को नहीं पता होता जो नए नए वेले हैं मार्केट में। तो इसके लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए, और टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता तो आपको पता ही नहीं रहेगा कि कौन से स्टॉक का कौन सा लेवल पर डिमांड जोन है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह से एनालाइज कर काफ़ी सारी कंपनीज के चार्ट्स में आपको टेलीग्राम में अपडेट करता हूँ, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके लिए कोई पैसा आपको नहीं देना होता। तो इस वजह से आप जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल को चेकआउट कर सकते हो, उसको जाकर ज्वाइन भी कर सकते हैं। ऑलरेडी आप देख सकते हैं काफ़ी सारी कंपनीज के चार्ट्स मैंने अपडेट भी किए हैं, जो कि काफ़ी सारे लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहे हैं। तो अगर आपको इसका बेनिफिट लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो और पिन कॉमेंट में भी लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, डिस्कस करते हैं अब अगली कंपनी को। अगली कंपनी का नाम है टाटा पावर लिमिटेड। दोस्तों, अगर बात करें तो इसके अर्निंग्स हमें कल के दिन देखने को मिले थे। अब अर्निंग्स एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं थे। लाइक अगर रेवेन्यू की बात करें तो मार्केट एक्सपेक्टेशन को उसने मिस किया था, बट वही जब हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट की तो नेट प्रॉफिट भी मार्केट एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं थे। मार्केट नेट प्रॉफिट से कम उम्मीद करके चल रही थी और नेट प्रॉफिट हमें एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा देखने को मिले थे। तो दोनों पैरामीटर मार्केट के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं थे, चाहे हम रेवेन्यू की बात करें या फिर प्रॉफिट की बात करें। बट इन सारी चीज़ों के बाद इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि टाटा पावर ने बताया है। तो चलिए उन सारी चीज़ों को देखते हैं। देखो दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए कि टाटा पावर जो है रिन्यूएबल सेक्टर में काफ़ी टाइम से काम कर रही है, बट अब वहाँ से कंपनी को अच्छा ग्रोथ भी मिलना शुरू हो चुका है। रिन्यूएबल बिजनेस से कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है वो इस बार हमें 214 करोड़ आते हुए देखने को मिले, जो कि पिछले साल से अगर कंपैरिजन करें तो 59% की ग्रोथ हमें देखने को मिली। क्लीन एंड ग्रीन पोर्टफोलियो की बात करें तो वहाँ पर कंपनी ने इंस्टॉल कर दिया है कैपेसिटी 6.7 गीगावाट का, और करेंटली अगर हम बात करें तो 10 गीगावाट की कैपेसिटी अंडर कंस्ट्रक्शन है, और कंपनी का जो टोटल पोर्टफोलियो है वो 16.7 गीगावाट से भी ऊपर का है। अगर सोलर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की बात करें तो वहाँ से कंपनी को 1300 करोड़ से भी ज़्यादा के रेवेन्यू आते हुए देखने को मिले, इबिट्टा देखने को मिले 226 करोड़, प्रॉफिट देखने को मिला 112 करोड़ इस Q3 की अगर हम बात करें। उसके अलावा दोस्तों, गवर्नमेंट द्वारा प्रमोट की गई स्कीम रूफटॉप सोलर स्कीम में भी पार्टिसिपेशन टाटा पावर का सही है। 509 करोड़ रुपए कंपनी ने जनरेट किया इस बिजनेस से, जो कि पिछले साल से अगर हम कंपैरिजन करें तो 15% ज़्यादा है। और फर्स्ट 3 क्वार्टर की बात करें इस फाइनेंशियल ईयर तो 1346 करोड़ रेवेन्यू यहाँ से आया, और कंपनी का टारगेट है कि 2030 तक 30 लाख रूफटॉप सोलर को
इंस्टॉल कर देना है। तो ये भी एक तरह से देखा जाए तो अच्छा गाइडेंस कंपनी ने दिया है। सो दोस्तों, अभी तक जितनी भी सारी चीज़ें हमने कवर की वो सारी चीज़ें Q3 से रिलेटेड थी, बट अब हम बात कर लेते हैं कि कंपनी का फ्यूचर में क्या प्लान है। सो देखो दोस्तों, फ्यूचर में ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा डिपेंड रहने वाली है क्लीन एंड ग्रीन कैपेसिटी में, या फिर बोल सकते हैं क्लीन एंड ग्रीन सेगमेंट्स में। अभी कंपनी का जो टोटल कैपेसिटी है उसका 43% हिस्सा क्लीन एंड ग्रीन को ही मिल रखा है, बट इसको कंपनी 2030 तक 70% करने वाली है। यानी कि फ्यूचर कंपनी को इसी में दिख रहा है, उसी में कंपनी का ज़्यादा फोकस है। और उसके अलावा बात करें तो इस फाइनेंशियल ईयर कंपनी 22,000 करोड़ रुपए का कैपेक्स करेगी, जो कि एक काफ़ी सही बात है। बट 22,000 करोड़ में से मैक्सिमम कैपेक्स जो है वो हमें Q4 में देखने को मिलेंगे, क्योंकि अगर बात करें इस फाइनेंशियल ईयर की तो 3 क्वार्टर निकल चुका है, यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर का 9 मंथ खत्म हो चुका है और अब तक कंपनी ने टोटल 12,000 करोड़ का कैपेक्स कर दिया है। तो इसका मतलब ये है कि और कंपनी 10,000 करोड़ का कैपेक्स करती हुई नजर आएगी अगले 3 महीने में, और अगला 3 महीने का जो पीरियड है वो जनवरी, फरवरी और मार्च का है, यानी कि Q4 का है। तो Q4 में कंपनी 10,000 करोड़ रुपए तक का कैपेक्स आपको करती हुई नजर आएगी। और दोस्तों, सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो उस पर अभी कंपनी फुल कैपेसिटी से रन नहीं कर रही है, बट इसका कहना यह है कि अगले फाइनेंशियल ईयर यानी कि 2026 से कंपनी का जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो 95 से लेकर 98% तक चला जाएगा सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में, जो कि काफ़ी सही बात है। उसके अलावा अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस की बात करें तो कंपनी का एक्सपेक्टेशन है कि 2026-2027 फाइनेंशियल ईयर तक कंपनी का जो रिन्यूएबल एनर्जी का बिजनेस है वो ऐड करेगा 2 से लेकर 2.5 गीगावाट कैपेसिटी को। तो ये भी अगर देखा जाए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफ़ी सही न्यूज़ कंपनी ने दी है। और देखा जाए तो ये कंपनी ईपीसी से रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें बताई है, जिसमें कंपनी का जो करंट ऑर्डर बुक है ईपीसी डिवीज़न में वो है 13,356 करोड़ का। तो देखने का मतलब यहाँ पर यह है कि ईपीसी में भी कंपनी काम करती है, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग में भी कंपनी आपको डील करती हुई नज़र आ रही है। तो काफ़ी सारे सेगमेंट्स में ये कंपनी अपनी बिजनेस को फैला चुकी है। तो इससे क्लियर पता चलता है कि थोड़ी सी डाइवर्सिफिकेशन इस कंपनी का बिजनेस में ज़रूर है। तो ग्रोथ होने की पॉसिबिलिटीज़ जो है वो हमें अच्छी देखने को मिल सकती है, क्योंकि किसी एक सेगमेंट में अगर रहता तो वहाँ पर बोल सकते हैं अगर कोई स्लोडाउन जैसी सिनेरियो क्रिएट होती तो कंपनी को बिजनेस को बढ़ाने में प्रॉब्लम हो सकता था। बट सोलर सेल्स की मैन्युफैक्चरिंग भी कंपनी करती है। उसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस में जो कॉन्ट्रैक्ट्स का काम होता है वो भी ये कंपनी लेती है। तो ओवरऑल काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि कंपनी ने बताया है। तो चलिए डिस्कस करते हैं अब अगली कंपनी को। सो दोस्तों, अगली कंपनी का नाम है इरेडा, यानी कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। अब दोस्तों, इरेडा की बात करें तो पिछले कुछ टाइम में करेक्शंस इसके वैल्यूएशन में आपको क्लियर देखने को मिले हैं। एक टाइम पे इसका जो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स था वो 60 के ऊपर देखने को मिलता था, और उस टाइम जो कंपनी का ईपीएस था वो उस प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स को जस्टिफाई करने के लिए इनफ नहीं था देखा जाए तो उस टाइम कंपनी ओवर वैल्यूड थी, और इसको हमने डिस्कस भी किया था। और अभी इसकी ईपीएस को अगर देखोगे तो ईपीएस अभी ऊपर निकल चुका है। कंपनी की जो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स हैं वो ईपीएस से काफ़ी नीचे है। पहले इसका उल्टा था, और जब उल्टा होता है, ईपीएस नीचे होता है, प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स ऊपर होता है, तो वैल्यूएशन महंगा होता है, ऐसा आप बोल सकते हैं। बट जब इसका रिवर्स हो जाता है, यानी कि ईपीएस ऊपर वैल्यूएशन नीचे, तो फिर आप बोल सकते हैं स्टॉक थोड़ी सी अंडर वैल्यूड है। और जब से ये लिस्टिंग हुआ है उसका जो एवरेज अब बोल सकते हैं पी है वो 36.8 का है। और इसको अगर कंपैरिजन करोगे करंट पी से, यानी कि इसके जो मीडियन पी है उससे करंट पी को अगर कंपैरिजन करें तो करंट पी हमें कम देखने को मिलता है मीडियन पी के कंपैरिजन में, जो कि एक अच्छी बात है। इससे पता चलता है कि स्टॉक थोड़ी अंडर वैल्यूड ज़रूर नज़र आती है। और इसके इंडस्ट्री की पी की बात करें तो वो 27.6 का है। मतलब अगर करेक्शंस इस स्टॉक में और होता है मान लो, तो अपनी इंडस्ट्री पी के काफ़ी करीब आ जाएगी। और इंडस्ट्री पी के अगर थोड़ी करीब अगर ये आती है तो इसका जो पेग रेशियो अभी एक के आसपास है वो 1 से नीचे आ जाएगा, जिसका मतलब है कि क्लियर ये कंपनी थोड़ी सी अंडर वैल्यूड नज़र आएगी। वेल, अंडर वैल्यूड है इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको खरीदने का सलाह दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है। कहने का मतलब ये है कि क्या पैरामीटर्स हमें देखनी है जिससे हमें पता चलता है कि स्टॉक अंडर वैल्यूड है या फिर ओवर वैल्यूड है, वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और आपको एक बात और पता चलना चाहिए कि कोई भी स्टॉक अंडर वैल्यूड जब इस पैरामीटर पे आप देखते हो तो इसका मतलब ज़रूरी नहीं कि वो कंपनी फ्यूचर में बहुत ज़्यादा अच्छा ग्रोथ दिखा सकती है। अगर वो कंपनी का बिजनेस मॉडल में दम है, वो जिस सेगमेंट्स में डील करती है, जिस इंडस्ट्री में काम करती है, वो अगर फ्यूचर में ग्रो कर सकता है तो फिर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज़ वो सारी चीज़ें अगर नहीं है, लाइक फ्यूचर में ग्रोथ नहीं दिख रहा उसके इंडस्ट्री में, तो फिर इन सारी चीज़ों का कोई तुक नहीं बनता। उस टाइम भी स्टॉक अंडर वैल्यूड होती है। तो वो चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसके अगर अर्निंग्स की बात करें तो नो डाउट अर्निंग्स हमें अच्छे ही देखने को मिलते हैं। सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, सभी के सीएजीआर हमें इंप्रेसिव देखने को मिलते हैं। और रिसेंटली एफआईएस के प्रेजेंस
इस कंपनी में थोड़े से डिक्रीज हुए हैं, बट DI की प्रेजेंस इस कंपनी में अपग्रेड हुई है। लगभग 80 to 90% की जंप हमें DIs के स्टेक्स में दिख रही है, जो कि बोल सकते हैं अच्छी बात है, बट स्टेक के जब नंबर को देखते हो तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा देखने को नहीं मिलता है। तो इस वजह से इसको बहुत ज़्यादा सीरियसली भी हम चाहें तो नहीं ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी जिसकी बात की हमने इस वीडियो में। होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और लाइक कीजिए, परिवार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।